बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू क्लास 9 साल 9। आज का जो हमारा उन्वान है, जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है, जिस पे हमारा लेक्चर है, वो है खतूत नवीसी। ख़त, जिसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने आधी मुलाकात कहा था, लेकिन आज के जदीद मवासलाती दौर के अंदर ये आधी मुलाकात भी नापैद होती जा रही है, मफकूद होती जा रही है, इसके मानी भी ख़त्म होते जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो है खतूत नवीसी से, और क्लास है हमारी साल 9 के हवाले से ये हमारा लेक्चर है, जिसके अंदर हम ख़त के बारे में बात करेंगे, ख़त की इक़साम के बारे में बात करेंगे, ख़त के अज्ज़ा के बारे में बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो मौजूदा दौर के अंदर ख़त की अहमियत है उसके बारे में बात करेंगे, ख़त की ज़रूरत है उसके बारे में बात करेंगे, और सबसे जो अहम नुक्ता नज़र है हमारा वो है इम्तिहानी नुक्ता नज़र के हवाले से ख़त किस तरह से लिखना है, किन किन अमूर को मद्देनज़र रखना है, किन किन अवामल को साथ लेकर चलना है, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो हैं वो ख़त के अंदर आ सकें। ये बेटा ये सवाल नंबर आपका हिस्सा शाई के अंदर ये सवाल नंबर आपका 7 होता है, जो कि जिसके नंबर होते हैं 10। अब सवाल नंबर 7 है, ऑलमोस्ट ये हमारा आखिरी सवाल बनता है हिस्सा शाई का साल 9 के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, जो कि सवाल नंबर 7 बनता है। 10 नंबर का ये सवाल होता है। हमारा मकसद क्या है इस लेक्चर को बनाने का, इसकी वीडियो बनाने का या इस पर गुफ्तगू करने का, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। मैं ज़्यादा बात तफसील के अंदर नहीं लेकर जाऊँगा, ज़्यादा बात को फैलाऊँगा नहीं, मुख्तसरन तौर पर तालिब इल्म की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको साथ लेकर चलूँगा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्तेफ़ादा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे गेन कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नंबर हैं वो आप लोग हासिल कर सकें। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा है कि ये 10 नंबर का सवाल है। इन 10 नंबरों में से कौन कौन सा नंबर जहाँ पर आपने गलती करनी है, जहाँ पर आपने ना चाहते हुए भी गलती करनी है, मैं उनको फाइंड आउट करूँगा, उसके बारे में उन पहलुओं पर रोशनी डालूंगा, ताकि आप वहाँ पर गलती ना करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। खतूत नवीसी, ख़त क्या है? सबसे पहले तो इसके बारे में जानना असल ज़रूरी है। ख़त के लफ्ज़ी मफ़हूम की बात करें, मफ़हूम की बात करें, तो इसे तहरीर भी कहा जाता है, इसे लकीर भी कहा जाता है, इसे चिट्ठी भी कहा जाता है, इसे मकतूब भी कहा जाता है, इसे नामा भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसे लेटर भी कहते हैं। अंग्रेजी में भी ज़रा सी बल्कि अच्छी खासी कमज़ोर है, ये लेटर की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। ख़त, तहरीर, लकीर, चिट्ठी, मकतूब, नामा, लेटर। वो नामा से ही बड़ा खूबसूरत शेर है कि नामा बरना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, नामा बरना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़ुबान गैर से क्या शरअ आरज़ू करते। तो ख़त के हवाले से या तहरीर के हवाले से या लकीर के हवाले से या लफ्ज़ ख़त, ख़त के हवाले से लफ्ज़ ख़त के बारे में ये जो आपके लुई होती है, चेहरे पर जो पहले बाल होते हैं, इसको भी ख़त कहा जाता है, इस निशान को भी ख़त कहा जाता है। ख़त के बारे में वो वली गगनी का बड़ा मशहूर शेर है कि सब्ज़ाए ख़त में, ये जो लकीर आ रही है होंठों की बात करेगा, कि सब्ज़ाए ख़त में लबे लाल, सब्ज़ाए ख़त में लबे लाल, रंगे याकूत छुपा है ख़ते रिहा में आ। तो ये ख़त तहरीर को भी कहा जाता है, लकीर को भी कहा जाता है। जैसे आपने वो लफ्ज़ सवाल पढ़ा होगा, ख़त कशीद अल्फाज के माने लिखें, तो वो लकीर को भी कहा जाता है, पंजाबी में चिट्ठी को भी कहा जाता है, मकतूब को भी कहा जाता है, लेटर को भी कहा जाता है, और इसके अलावा जो है, हाँ एक और इसके हवाले से एक लफ्ज़ मुरासला भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये बेटे जो मुख्तलिफ नाम हैं ख़त के हवाले से, मुख्तलिफ नामों से इसे पुकारा जाता है। मुरासला दो हम नस्ब या दो जो हम मकाम लोग होते हैं, हम रुतबा लोग होते हैं, उनके दरमियान जो बाहमी तहरीरी जो पैगाम होते हैं, इसको मुरासला बोला जाता है। ख़त की क्या ज़रूरत है?
खत की तारीफ क्या है? दो लोगों के दरमियान बाहमी तहरीरी ताल्लुकात को, तहरीरी कम्युनिकेशन को, तहरीरी राब्ते को खत कहा जाता है। इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है? जैसा कि आप मौजूदा के दौर के अंदर देखते हैं, मौजूदा दौर के अंदर देखते हैं कि जनाब मवासलाती निज़ाम, जिसे आप कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, जिसे आप मीडिया कहते हैं, बहुत फास्ट हो चुका है। आप जो है वो ऑनलाइन भी रब्ता कर लेते हैं। आप खत की, तहरीरी खत की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। आप फेसबुक के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं, इंटरनेट पर जो है वो आप व्हाट्सएप के ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। आज जदीद दौर के अंदर हर तरह की सहूलत है। कदीम दौर के अंदर खत की अहमियत की थी, क्या थी? हमारे बरे-ए-आज़म पाक के अंदर मुग़ल बादशाहों ने जो है दीवान अल-गरीब के नाम से खत का महकमा इजाद किया, बल्कि इससे भी कदीम इसकी रिवायत है, इससे भी कदीम इसकी बुनियाद है खत की। खैर, वो तारीख के अंदर हमारा जाना मकसद नहीं है। हम सिर्फ खत की इक़साम की बात करेंगे, इसके अज्जा की बात करेंगे और इसके खाके की बात करेंगे। अच्छा, हम जहाँ तक हम बात करते हैं कि खत की इक़साम, खत की इक़साम आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से, आपकी क्लास के नुक्ता नज़र से मंदरजा ज़ैल है, आपके सामने लिख दी जाती हैं। सबसे पहली किस्म जिसको हम डिस्कस भी अभी करेंगे, निजी खत, ज़ाती खत। दूसरा है सरकारी खत, सरकारी पैगाम अरसाल करने के लिए। तीसरा है अमूमी खत, वाक़यात के हवाले से। चौथा है कारोबारी हो गया, अमूमी हो गया। इसके अलावा है कारोबारी खत हैं। और फिर आ जाती है पांचवी किस्म इसकी, रस्मी खत। ये जो आप शादी ब्याह के कार्ड वगैरह लिखते हैं, तहरीर करते हैं, उनको रस्मी खत कहा जाता है। ये हमारे खतूत की खत की इक़साम है। जैसे कि मिर्ज़ा सदुल्लाह खान गालिब ने इसको वाली मुलाकात के उसके दो मजमूए खतूत के हवाले से छप चुके हैं। एक मजमुआ उनकी वफ़ात से 1.5 माह या 2 माह कबल छपा था, जो कि उर्दू हिंदी के नाम से छपा। फिर एक दूसरा मजमुआ उनकी वफ़ात के फ़ौरन चंद माह बाद उर्दू मुअल्ला के नाम से छपा, जिसमें उसने अपने शागिर्दों, बेतकल्लुफ़ दोस्तों, हमरतबा लोगों को, शोरा को, दीगर दोस्तों, अहबाब वगैरह को खतूत तहरीर किए हैं। अगर हम खत के हवाले से बात करें तो आपके उर्दू अदब के अंदर जो सबसे पहला बाकायदा तंज़ो मिज़ाज लिखा गया था, वो भी खत के हवाले से मिर्ज़ा सदुल्लाह खान के गालिब से उसका फराग मिलता है, उसका आगाज़ होता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे खत की इक़साम आपके सामने दोबारा से जनाब दोहरा देता हूँ। निजी खत, सरकारी खत, अमूमी खत, कारोबारी खत और रस्मी खत। इनके अंदर क्या है? निजी ज़ाती दोस्त और बाप वालिदैन वगैरह को, सरकारी सतह पर, हुकूमत की सतह पर जो एक दूसरे को पैगाम भेजे जाते हैं, अमूमी आम रस्म-ओ-रिवाज के हवाले से, कारोबारी कारोबार के हवाले से जनाब बिजनेसमैन आपस में खत इबादत करते हैं। रस्मी खत, शादी ब्याह के खत, ये शादी कार्ड जो आप छापते हैं, वो रस्मी खत के ज़ुमरे के अंदर आते हैं। अब इसकी इक़साम हो गई। अब हम बात करेंगे जो है वो खत के अज्जा के हवाले से बात करेंगे कि एक खत के अंदर कौन से ऐसे जुज़ हैं, कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है, जिनको साथ लेकर चलना है। हाँ जी, खत के अज्जा की अगर बात करें, अच्छा, खत के अज्जा की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो जुज़ है वो है पेशानी। दूसरा जो जुज़ है वो है अलक़ाबात। तीसरा है आदाब। चौथा है नफ्से मज़मून। और पांचवा और लास्ट वन जो है वो है इख्तिताम। अच्छा, ये खत के अज्जा हैं, इनको बता
बताने का, इनको डिस्कस करने का, इनको बयान करने का, इनको लिखने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है इस तफसील के अंदर जाने का कि आपका एक एक नंबर अहमियत का हामिल है। हमने एक एक नंबर के लिए फाइट करनी है, एक एक नंबर के लिए लड़ना है। जब तक हमें खत के इन अज्जा के बारे में नहीं पता होगा, इन अज्जा के अंदर किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, उन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होगा, तब तक हम एक अच्छा और मियारी खत जो है वो तहरीर नहीं कर सकते, उसको हम लिख नहीं सकते। अब पेशानी के अंदर हमने किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती हैं, किन किन चीज़ों को देखा जाएगा, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। अलकाबात क्या है, उसके हवाले से भी बात की जाएगी। आदाब के अंदर किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, वो भी बयान किया जाएगा। नफ्स मज़मून के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, वो भी बयान किया जाएगा। फिर इख्तिताम कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मद्देनजर रखनी है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पर फिर से बताता जाऊँ कि ये 10 नंबर का सवाल है जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खतूत हमारे सिलेबस के अंदर शामिल हैं। वो निजी टाइप का खत भी हमें दे सकता है, सरकारी टाइप का खत भी दे सकता है, जो है वो अमूमी खत दे सकता है, कारोबारी खत दे सकता है, रस्मी खत दे सकता है। तो जो सारे पांचों की पांचों इकसाम हैं, इनको लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। हर एक खत को जो इसके किस्म है, हर एक खत की, इसको लिखने का तरीका, इसको तहरीर करने का, इसका जो पैटर्न है, लेटर पैटर्न जिसको आप कह सकते हैं, वो मुख्तलिफ है। आज जिस स्केच की, आज जिस खाके की बात करेंगे, जिस पे गुफ्तगू करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसका ताल्लुक है निजी खत से। निजी उर्दू का निजी से सॉरी अरबी का लफ्ज़ जो ज़ाती जिसको कहा जाता है, जिसको ज़ात से ताल्लुक जिसका हो, दोस्त अहबाब रिश्तेदार उसके अंदर आ जाते हैं, उस खत को निजी खत कहा जाता है। आज हम इसके स्केच के बारे में बात करेंगे, किन किन अवामिल को मद्देनजर रखा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अब मैंने अभी लफ्ज़ दोहराया, मैंने अभी लफ्ज़ की बात की कि जनाब हम बात करेंगे इसके स्केच की, तो आपके सामने मैं एक खाका भी ड्रा करूँगा, खाका जो खत का है वो भी तहरीर करूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि खत का जो स्केच है, खत का जो खाका है, आपको उसे समझ सकें कि इनके अंदर किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, किन किन चीज़ों को आपने साथ लेकर चलना है। हम सबसे पहले मैं आपको लिख भी देता हूँ। ये स्केच आपके सामने बनाया जाएगा निजी खत का खाका, किस तरह से निजी खत के अंदर किन किन चीज़ों को आपने साथ लेकर चलना है। हम बात कर रहे थे खाके की ड्रा करने की, हम बात कर रहे हैं खाके के स्केच की, तो इस पे डिस्कस करेंगे, इस पे बात करेंगे, इस पे गुफ्तगू करेंगे। हाँ जी जनाब, पास के लिए वक्फे के लिए माजरत, क्योंकि वो क्या है ना कि और भी गम है ज़माने में, मोहब्बत के सिवा और भी बड़े सारे मसाइल होते हैं इंसान को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मद्देनजर रखा जाता है। तो खैर उसके लिए माजरत। हम बात कर रहे थे अपने खत के हवाले से, नाम के बारे में बताया गया, तो उसकी इकसाम के बारे में बताया गया, फिर खत के जो अज्जा हैं उनके बारे में आपको बताया। इसे मैं बहुत सादा और आसान बनाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला खत लिखते वक्त, खत के अंदर जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, उनको हासिल करते वक्त किसी किस्म का मसला जो है वो दरपेश ना आए। खाका बराए निजी खत, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके जो अज्जा है मैं उसको भी साथ लेकर चलूँगा, उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे, और खाके के अंदर, स्केच के अंदर उन चीज़ों को मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, उन पर रोशनी डालता जाऊंगा कि बेटा जी आप कहाँ पर गलती करते हैं, किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, किन चीज़ों को साथ लेकर चलना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पेशानी की। पेशानी के अंदर बेटा जी दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें इसके अंदर मद्देनजर रखी जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखी जाती हैं? उसके अंदर इसके अंदर पेशानी के अंदर सबसे पहला है आपका जो पता है, एड्रेस जिसको आप कहते हैं वो, ये इसकी रोशनी ठीक नहीं है, इसको चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद तारीख है, आप इसको पता की बजाय मुकाम भी लिख सकते हैं, मुकाम में खत या मुकाम, पता, तारीख।
पेशानी के अंदर दो चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। और बेटा जी यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो हैं, जैसे आप 8वीं क्लास के अंदर, 9वीं क्लास के अंदर, और फिर इसके अलावा शायद 11वीं में तो खैर खत नहीं था, पीछे आप खत अगर जो जिसका वो मॉडल लिखते हैं, जो खत का तरीका लिखते हैं, यहाँ पर आपने डेफिनेटली लाजमी तौर पर आपने यहाँ पर गलती करनी है, जिसकी वजह से हमारे जो 2 नंबर हैं वो कट जाएंगे। इसीलिए मैंने आपके सामने इसको ज़्यादा डिस्कस किया है, ताकि हमारे जो 2 नंबर हैं किसी भी सूरत ज़ाया ना हो। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, थोड़े से एहतियात की ज़रूरत है। हमारे ये मैथमेटिक्स मार्क्स हैं, ये हमारे 2 नंबर बन रहे हैं। अब मैं इस हिस्से को स्केच के अंदर ड्रा करूँगा, स्केच के अंदर हम इसको लिखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि जनाब यहाँ पर नंबर हमारे कैसे कटने हैं और कहाँ से कटने हैं। सबसे पहले मुकाम, यानी कि जहाँ से खत लिखा जा रहा है, खत लिखने वाले का पता। चूँकि तालिबे इल्म इम्तिहानी मरकज़ के अंदर बैठा होता है, तो वहाँ पर आपने अपना पता, कोई ऐसी निशानी, कोई अलामत नहीं छोड़नी होती जिससे पता चल सके, जिससे ट्रैक हो सके पेपर कि जनाब फलां बंदे का पेपर है, बोर्ड में उसकी इंक्वायरी लग सकती है, पेपर को कैंसिल किया जा सकता है। इस तरह के मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो फिर पेशानी के अंदर हम क्या करेंगे, मुकाम और पता के हवाले से यहाँ पर एक जुमला अमूमन आप तहरीर करते हैं, इम्तिहानी मरकज़। ये जुमला आपने क्या गलती करनी है, आपके बच्चों को ये लिखना है, कमरा इम्तिहान, इम्तिहानी कमरा, ये आपने तहरीर करना है, जो कि गलत है। क्योंकि हमारे जितने भी खुलासा जवाब आ रहे हैं उनके अंदर ये दोनों तरीकों से जो पेशानी के अंदर जनाब निपटा जा रहा है, दोनों तरीकों से इसे इस पर अमल किया जाता है। जहां पर बोर्ड में नंबर कट जाता है, कमरा इम्तिहान, इम्तिहानी मरकज़ क्यों नहीं लिखना, सॉरी इम्तिहानी कमरा, कमरा इम्तिहान क्यों नहीं लिखना, इम्तिहानी मरकज़ ही क्यों लिखना है? क्योंकि इसके अंदर बेटा जी ये जो लफ्ज़ है इम्तिहान, ये अरबी का है, और ये जो लफ्ज़ कमरा है ये इतालवी ज़ुबान का है। और जब किसी भी ज़ुबान के अंदर मुरक्कब बनाया जाता है, मुरक्कब का फार्मूला, मुरक्कब का तरीका क्या होता है कि दोनों लफ्ज़ जैसे ये एक और एक, ये दोनों एक ही ज़ुबान से होने चाहिए। अगर ये पहला अरबी का है तो दूसरा भी अरबी का होना चाहिए। अब ये तो अरबी का है, ये इटैलिक का, ये तो अरबी का, ये तो इटैलिक यानी इतालवी ज़ुबान या किसी दूसरी ज़ुबान का है, तो ये मुरक्कब जुमला नहीं बन सकता। इसलिए बोर्ड में इम्तिहानी कमरा, इम्तिहान या इम्तिहानी कमरा लिखने पर आपका नंबर कट जाएगा। आपने सिर्फ इम्तिहानी मरकज़ की तहरीर करना है। तो जनाब एक नंबर के हवाले से हमने बात की, यहाँ पर आपने तवज्जो रखनी है, सिर्फ इम्तिहानी मरकज़ करना है, आपका एक नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएगा, पूरे का पूरा आपको एक नंबर मिल जाएगा। अगली बात हम बात करते हैं तारीख की। तारीख बेटा जी आप शुरू से लिखते आए हैं, जैसे अगर हम आज तारीख की बात करें, 16 जुलाई है, जून मैंने लिखा हुआ है, जुलाई, तो आपने क्या, हमारे अमूमन तारीख इस तरह से लिखी जाती है, जैसे कि ये 16 है, 7 आप इस तरह से लिख देंगे, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये दोनों तरीके बेटा जी गलत हैं, बोर्ड में आपका एक नंबर कट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सिर्फ ये इम्तिहानी मरकज़ लिखने का, आपको एक नंबर मिलेगा, ठीक है। पेशानी के टोटल इसके 2 नंबर होते हैं, और इम्तिहानी मरकज़ लिखने के आपको जो है वो एक नंबर मिलेगा। अब बात करते हैं हमने तारीख की। ये दोनों ही तरीके बेटा जी गलत है, जो कि आप शुरू से लेकर अब तक ऐसे ही तारीख लिखते आए हैं। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपका नंबर एक कट जाएगा। आपने इसको किस तरह से तहरीर करना है वो भी तरीका मैं आपके सामने बता देता हूँ। बेटा जी उर्दू के अंदर, बोर्ड के अंदर 2 तरीके काबिल कबूल हैं, 2 तरीकों से तारीख को काबिल कबूल समझा जाता है। उनमें सबसे पहला जो तरीका है हम उसकी बात करते हैं, वो ये है, जैसा कि वो तारीख, एक तरीका तो वो है जो आपके सामने लिखा हुआ है 16 जुलाई 2020। एक तरीका ये भी है 16 जुलाई 2020, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये तरीका और आपका ये वाला तरीका दोनों काबिल कबूल है। दोनों काबिल कबूल इसलिए है कि बोर्ड के अंदर इसकी इजाजत है कि आप पूरा अरबी के अंदर भी लिख सकते हैं, और ये जो रेजी की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, आम हिंसी जो हमारी लैंग्वेज ज़ुबान है, उसके अंदर भी आप इसको जो है वो लिख सकते हैं।
इस तरह से तरीके को लिखा जा सकता है, इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर आप इस तरह से लिखेंगे इम्तिहानी मरकज और साथ में तारीख को मद्देनजर रखेंगे तो फिर आपके 2 नंबर यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। पहली लाइन के अंदर एक बात याद रखिएगा, लाइन छोड़कर तहरीर नहीं करना। स्केच जो है आपका हाशिए के अंदर आना चाहिए, हाशिए के बाहर कोई भी चीज किसी किस्म की वो नहीं जानी चाहिए। आपने हाशिए से बाहर इसको नहीं लेके जाना, हर सूरत आपने हाशिए को मद्देनजर रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तहरीर की। तहरीर का मैंने दोनों तरीके आपके सामने तहरीर कर दिए। लाइन को बिल्कुल नहीं छोड़ना। 16 जुलाई 2020, ये फिक्र ना कीजिएगा कि जनाब यहाँ पर इन्वर्ट कॉमा आ रहा है या पर खत्मा की अलामत आ रही है, इसके नंबर नहीं कटेंगे। आपको जैसा लिखा गया, जैसा बताया गया है, आपने वैसा ही करना है। अब हम पेशानी के 2 नंबर हासिल कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरे नंबर की तरफ। अलकाबात। अलकाबात क्या होते हैं बेटा जी? अलकाबात होते हैं जिसके साथ आपका ताल्लुक है, जिसको खत लिखा जाता है, उसके मुताबिक, उसके मर्तबे के मुताबिक, उसके रुतबे के मुताबिक, उसकी शान के मुताबिक आपने अलकाबात मुंतखब करने होते हैं। मसलन मिर्ज़ा असदुल्लाह खान ने जितने भी अलकाबात इस्तेमाल किए हैं अपने दोस्त अहबाब के हवाले से, अपने शागिर्दों के हवाले से, उसके अंदर बड़ी फ्रैंकनेस पाई जाती है, उसके अंदर बड़ी बेमुरब्बतानापन उसके अंदर पाया जाता है, बेमुरब्बती पाई जाती है, बड़ा खुलकर और प्यार मोहब्बत का इस्तेमाल किया जाता है। उसने मिर्ज़ा असदुल्लाह खान ने हर गोपाल तुफ्ता को लिखा है, प्यारे तुफ्ता भी लिखा है। इस तरह से बड़े शॉर्ट, बड़े मुख्तसर से उन्होंने अलकाबात इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि आज हमारा ताल्लुक जो है वो निजी खत से है, तो आप जैसे सा टॉपिक रख लेते हैं कि वालिद साहब के नाम आप खत लिख रहे हैं, तो उनके हवाले से हमने अलकाबात को का इस्तेमाल करना है। अब जाहिर बात है, जो है वालिद साहब के लिए वो अदब को मलहूज रखा जाएगा, प्यार और मोहब्बत को मलहूज रखा जाएगा। तो पहली लाइन के अंदर इम्तिहानी मरकज, दूसरी लाइन के अंदर तारीख आपने तहरीर की, और तीसरी लाइन के बिल्कुल दरमियान में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़कर राइट हैंड पे भी यहाँ पर अलकाबात लिख सकते हैं, उसको मुखातब कर सकते हैं अपने वालिद साहब को। तो हम दरमियान के अंदर तहरीर करते हैं, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी। हम आगे चलते हैं, अलकाबात के अंदर लिखते हैं प्यारे अब्बा जान। ये बिल्कुल दरमियान में, पेज के दरमियान में बेल्ट के अंदर आ जाएगा। आगे प्यारे अब्बा जान के बाद खताबिया की अलामत है। आप यहाँ पर खत्मा की अलामत लगा देते हैं, खताबिया की अलामत लगा देते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अलकाबात आपने ये तहरीर कर दिए, जो मुंतखब कर लिए, मर्तबे को मद्देनजर रखते हुए, रिश्तेदार से जो ताल्लुक है उसको मद्देनजर रखते हुए जो आपने तहरीर कर दिया, उसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो हम बात मार्क्स के साथ साथ करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद, ये तो ओल्ड हो चुका है तरीका, हम तो मैसेज के जरिए जनाब टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, साथ जो बैठा है उसे भी नहीं पता चलता कि जनाब मैसेज किया जा रहा है, खत भेजा जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसको साथ लेकर जाना है, इसलिए कि एक एक चीज़ को नोट करें, एक एक चीज़ आपके लिए अहम है। अब हम बात करेंगे अलकाबात के हवाले से, इसका 1 नंबर आपको मिल चुका है। और वैसे आपके क्लासाजात के अंदर इसका आधा नंबर भी दिया गया है, आधा इसका है, आधा आपका है, लेकिन वो सीधा सीधा सा मैंने इसको बता दिया कि जनाब 1 नंबर इसका हम रख लेते हैं, 1 इसका रख लेते हैं, और फिर नस्ल मज़मून की बात कर लेंगे। मसलन 2 नंबर इसके हैं, 1 इसका है, 1 इसका 4 हो गए, और 5वां इख्तिताम पर 5 हो गए, और 5 नंबर जो हमारे वो 2, 3, 4 और 5, और 5 नस्ल मज़मून के नंबर रख लेंगे। तो सीधा सीधा सा फार्मूला, आधे और पौने में आपको बैठने की जरूरत नहीं है। अब इसका 1 नंबर आपको मिल गया। फिर आदाब, बाप है उसको आपने आदाब कहना है, उसके तरीका सिर्फ सिंपल सा रखे, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपने सीधा सीधा सा अस्सलाम वालेकुम लिखना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम के बाद ये अलामत भी लिखी जा सकती है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले ये अलामत आ गई है, फिर इसी को दोहराया जाए तो ये तहरीर का जो हुस्न है वो खराब होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, वहां पर एक जगह पर खताबिया की अलामत लगा लेते हैं, और एक जगह पर खत्मा की अलामत लगा लेते हैं। खत्मा जिसको आप डॉट, और उसके अंदर अंग्रेजी के अंदर बोला जाता है फुल स्टॉप जिसको बोला जाता है। अच्छा, अब फिर वही बात, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया इम्तिहानी मरकज में आपने कहाँ पे गलती करनी है, तारीख लिखते वक्त आपने कहाँ पे गलती करनी है, अलकाबात को तहरीर करते वक्त कहाँ पे गलती करनी है। अब यहाँ पर आदाब के अंदर आपने कहाँ पर गलती करनी है, वो भी आपके सामने मैं लिख देता हूँ। आपने बेटा ये आदाब के अंदर ये लिखना है, कुछ दोस्तों ने ये भी लिखना है,
ये भी लिखना है, ठीक है। ये बेटा जी दोनों ही तरीके गलत हैं, दोनों ही तरीके गलत हैं। आपने क्या करना है, ये लाम आपके सामने आपको नजर आ रही होगी कैमरे के अंदर, अगर इसका कलर ठीक नहीं है तो फिर भी ये लाम, अलीफ और लाम को मद्देनजर रखना। मैं इसको यहाँ पे मोटा करके लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अलीफ लाम सीन, ये अलीफ लाम ये देखो नंबर कहां से कटना है, ये आपने लाम के बगैर अस्सलाम वालेकुम लिख देना है, वाव और फिर तब दरमियान में डाल देना है, फिर नंबर आपका कट जाना है। इस तरीके के साथ जो आपके सामने लिखा गया है इसी तरीके के साथ आपने इसको तहरीर करना है, इसी तरीके के साथ आपने लिखना है, फिर आपका एक नंबर जो है वो आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं नफ्से मजमून की। नफ्से मजमून के अंदर बेटा ये तीन चीजों को मद्देनजर रखा जाता है, या ये कह लें कि आसान खास के अंदर कि नफ्से मजमून तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसके तीन अज्जा होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चैम्बर्स होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। नफ्से मजमून के अंदर कौन कौन से 3 हिस्से होते हैं? नफ्से मजमून के अंदर बेटा जी हम अगर बात करें तो इसके अंदर 3, और यही भी तहरीर कर देता हूँ ताकि वहां पे हमारा वो खराब ना होगा। नफ्से मजमून के अंदर सबसे पहला, ये मैं जस्ट यहाँ पे हेडिंग दूंगा, या चले इसको नीचे हेडिंग दे देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। नफ्से मजमून के अंदर 3 चीजें होती हैं, ये 3 चीजें मैं आपके सामने लिख देता हूं। नफ्से मजमून के अंदर होता है आगाज, जैसे आप तमहीद भी कह सकते हैं, तमहीद क्या होती है वो भी बताता हूं आपको। फिर उसके बाद है मुद्दा, भाई आपका खत लिखने का मकसद क्या है। फिर उसके बाद है इख्तितामी। ये 3 चीजें नफ्से मजमून के अंदर मद्देनजर रखी जाती हैं। ये यहाँ पर मेरा लिखने का मकसद ये है कि ये जो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर हेडिंग देकर खाके के अंदर स्केच के अंदर तहरीर कर दूँ, आप जनाब खत में भी वही गलती कर आ जाएं, क्योंकि क्लास के अंदर जो है आपकी ऑब्जर्वेशन जो होती है, जो आप लर्न करने का सिस्टम होता है, तरीका होता है, वो ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये चीज़ आपकी पुख्ता ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से तहरीर किया है। आगाज़ और तमहीद के अंदर क्या होता है, वही बात कि जनाब आपका खत मौसूल हुआ, जिसको पढ़कर और घर के हालात जानकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मैं खैर वाफियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक चाहता हूँ, आपकी दुआओं का मतलूब हूँ। और मज़ीद फिर हम बात करेंगे, ये आगाज़ के अंदर तमहीद बन गई। फिर हम बात करेंगे मुद्दा की कि भाई जनाब खत क्यों लिखा जा रहा है। खत लिखने का कोई ना कोई पर्पस, कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई मुद्दा है। अब उसकी हम बात करेंगे। खत क्यों लिखा जा रहा है, जाहिर बात है एक तालिब इल्म में अपने बाप को 2-3 सूरतें हैं वही खत लिखा जा सकता है। एक तो पैसे चाहिए और डेफिनेटली फाइनल सूरत यही होती है। दूसरा जनाब नंबर अच्छे आ गए, अगर बुरे हैं फिर तो खत नहीं लिखा जाएगा, अगर अच्छे हैं तो उसकी इतला देनी है, ये लिखा जा सकता है। या जनाब आपने टूर पर जाना है तो तब खत लिखा जा सकता है। इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं हो सकता। ये इस तजर्बे से, इस लाइफ से हम भी गुजरे हैं। हम चले, खैर वो तो एक मजाक की बात हो गई। तमहीद के हवाले से फिर मुद्दा की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं लिख भी देता हूँ, तमहीद के हवाले से हेडिंग दे भी देता हूँ। तमहीद बांध देनी है आपने जनाब, वो रवायती जुमले जो मैंने आपको बता दिए कि जनाब आपकी मैं खैर वाफियत से हूँ, आपकी खैरियत नेक चाहता हूँ, नेक मतलूब चाहता हूँ। मतलूब और चाहता हूँ दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, तो उनमें से एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। नेक चाहता हूँ, नेक मतलूब है, आपकी खैरियत, इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप ये मुद्दा तहरीर कर देते हैं, उसके बाद अगला जो मरहला है, सॉरी आगाज़ और तमहीद बांध देते हैं, फिर उसका अगला मरहला होता है मुद्दा, कि भाई जनाब खत क्यों तहरीर किया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, रीज़न क्या है। वो तहरीर करते हैं कि जनाब मेरे जो माहाना एग्ज़ाम इम्तिहानात हैं वो हो चुके हैं, उसमें मैं बुरी तरह फेल हो चुका हूँ, अब मुझे ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए या कॉलेज का जुर्माना अदा करना है। ऐसा नहीं लिखना, बल्कि यहाँ पर मुद्दा से मुराद ये है कि भाई आपको हॉस्टल फीस चाहिए, आपको नई किताबों की ज़रूरत है,
آپ کو دیگر اشیاء کی دیگر چیزوں کی ضرورت ہے, فیس کی ضرورت ہے, تو وہ مدعا ہو سکتا ہے کہ جناب کالج کے اندر امتحانات ہو رہے ہیں, چونکہ جو ہے وہ ہمارا سمیسٹر گزر چکا ہے اور اگلے سمیسٹر کی فیس جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے, جمع کروانی ہے, اور اس کی تاریخ جو ہے وہ آ چکی ہے. لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی جو ہے وہ کہنا چاہا, لیکن وہ میں کہہ نہ سکا کیونکہ مجھے گھر کے حالات معلوم ہیں. اس طرح کی چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈسکس کرنی ہے, تھوڑا سا ایموشنل ٹچ جو ہے وہ بھی خط کے اندر لا سکتے ہیں تاکہ اس کا زیادہ حسن اور زیادہ امپریشن جو ہے ایگزامینر پر پڑے. لیکن اس کو زیادہ قبالت کے اندر زیادہ جو ہے وہ وسعت کے اندر نہیں لے کے جانا, زیادہ ڈیٹیل کے بوری بھی نہ پیدا ہو جائے. مدعا بیان کرنے کے بعد آپ پھر جناب آتے ہیں اختتامیہ کی طرف یا اختتام کی طرف. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اختتامیہ ہو گیا. اختتامیہ کے یکدم سے